ये वीडियो ज्योग्राफी क्लास 10 चैप्टर 1 का पार्ट 5 है और अब हम लोग बढ़ रहे हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो आप देख सकते हैं यह लैंड रिसोर्सेज, भू संसाधन। We live on land, we perform our economic activities on land and we use it in different ways. Thus land is a natural resource of utmost importance. तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग ज़मीन पर रह रहे हैं, हम लोग ज़मीन पे बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को करते हैं और अपने जीवन को जीने के लिए बहुत सारे डिफरेंट एक्टिविटीज़ को हम लोग यहाँ पर करते हैं। इसलिए हम लोग देखते हैं कि ये जो लैंड रिसोर्स है हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस का है। ये एक नेचुरल रिसोर्स है। इट सपोर्ट्स नेचुरल वेजिटेशन। तो जो भी नेचुरल वेजिटेशन है वो कहाँ पर है? आपका लैंड रिसोर्सेज में ही आते हैं। वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। तो यहाँ पर तो कुछ बातें लिखी गई हैं, लेकिन आप जब देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज है जो कि हम लोग कहाँ पर करते हैं, तो भूमि पर ही करते हैं। However, land is an asset of a finite magnitude. Therefore, it is important to use the available land for various purposes with careful planning. तो आप देख सकते हैं लैंड इज एन एसेट। लैंड क्या है? एक हमारे लिए धरोहर है of a finite magnitude. Therefore, it is important to use the available land for various purposes with careful planning. तो यह एक इस प्रकार का एसेट है जिसका हम लोग फाइनाइट रूप से उपयोग कर सकते हैं। ये इनफाइनाइट नहीं है, इसलिए हम लोगों को इसका उपयोग बड़ा ही बुद्धिमत्ता पूर्वक और बहुत ही पर्पसफुल वे में और बहुत ही केयरफुल रूप से करना चाहिए। साथ ही साथ ये बोले तो बहुत ही प्लानिंग के साथ भी इसे हम लोगों को करना चाहिए। India has land under a variety of relief features, namely mountains, plateaus, plains and islands. तो आप देख सकते हैं इंडिया में बहुत अलग अलग प्रकार के रिलीफ फीचर्स पाए जाते हैं, जिसको अपनी क्लास 9 में बहुत डिटेल में पढ़ा है, जैसे कि माउंटेन्स हो गए, प्लेट्यूज हो गए, प्लेन्स हो गए और आइलैंड्स हो गए। तो ये सारे जो हैं सो भू संसाधन में ही हम लोग इसको देखेंगे और उसी के अंतर्गत इसको पढ़ते हैं। तो आप देख सकते हैं उसका पूरा अकाउंट यहाँ पर दिया गया है। लैंड अंडर इंपॉर्टेंट रिलीफ फीचर्स, तो जैसे कि प्लेन्स हो गया, माउंटेन्स हो गया, प्लेट्यूज हो गया, तो ये लैंड्स हैं जो कि रिलीफ फीचर के अंदर आते हैं। तो आपको यहाँ से भी एक प्रश्न आता है कि व्हाट आर द लैंड्स दैट कम्स अंडर द रिलीफ फीचर्स। तो आप इसको लिख सकते हैं माउंटेन्स हैं, प्लेट्यूज हैं, प्लेन्स हैं, आइलैंड्स हैं और इसका डिटेल अकाउंट आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर 43% यहाँ पर प्लेन्स दिखाए गए हैं, फिर 30% यहाँ माउंटेन्स है, जबकि 27% प्लेटूज के बारे में यहाँ पर दिखाया गया है। अबाउट 43% ऑफ द लैंड एरिया इज प्लेन। 43% लैंड एरिया क्या है? प्लेन है, जहां पर बहुत सारी चीजों को किया जाता है। विच प्रोवाइड्स फैसिलिटीज फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर होता है, इंडस्ट्री होता है। जबकि आप देख सकते हैं माउंटेन्स के लिए 30% है और यह टोटल सरफेस एरिया का कितना है? 30%। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पेरेनियल फ्लो ऑफ बहुत सारे जो रिवर्स हैं, उसका पेरेनियल मैंने बहुत वार्षिक फ्लो हो रहा है। प्रोवाइड फैसिलिटीज फॉर टूरिज्म एंड इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स। तो ये जो 30% माउंटेन रीजन है वहाँ पर जो रिवर्स हैं वो फ्लो कर रहे हैं, जो माउंटेन्स है वो वहाँ पर अवस्थित हैं, साथ ही साथ वहाँ पर टूरिज्म की व्यवस्था है, वहाँ पर इकोलॉजिकल एस्पेक्ट के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं 27% ऑफ द एरिया ऑफ द कंट्री इज द प्लेटू रीजन। प्लेटू रीजन में कितना आता है? 27%। तो इट possesses rich reserve of mineral fossil fuels and forest। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अलग अलग प्लेन्स में क्या क्या आप किया जाता है। माउंटेन्स, क्यों माउंटेन्स का जो 30% एरिया है किस दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लेटूज का जो 27% एरिया है किस दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, इस सारे चीजों के बारे में लिखा गया है। जैसे प्लेटूज के बारे में आप देखेंगे कि रिच रिजर्व ऑफ मिनरल्स। प्लेटूज में रिजर्व ऑफ मिनरल्स हैं, फॉसिल फ्यूल्स हैं और यहाँ पर बहुत सारे बहुत बड़े एरिया में फॉरेस्ट भी पाए जाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए यहाँ से यहाँ तक। लैंड यूटिलाइजेशन, अब लैंड को किस प्रकार से यूटिलाइज किया जाए उसके बारे में यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्णन किया गया है। लैंड रिसोर्सेज आर यूज्ड फॉर द फॉलोइंग पर्पस। तो यहाँ से आपका एक प्रश्न भी आ सकता है कि लैंड रिसोर्सेज को किन किन पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है। तो आप देख सकते हैं सबसे पहला है फॉरेस्ट। तो लैंड रिसोर्स को हम लोग फॉरेस्ट के रूप में यूज करते हैं, यानी कि वहां पर फॉरेस्ट लगाया जाता है। इसी के साथ आप देख सकते हैं दूसरा है लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। वैसे जमीन जिसको कल्टीवेशन के लिए उपयोग में नहीं लाया
जा सकता है उसको दो भागों में यहाँ पर बांटा गया है। पहला है बैरन, जिसको हम लोग बोलेंगे बंजर भूमि, और दूसरा है वेस्टलैंड, कृषि अयोग्य भूमि। दूसरा आप देख सकते हैं यहाँ पर बी में दिखाया गया है लैंड पुट ऑन नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस। तो वैसा जमीन जिसको नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस में यूज किया जा रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं बिल्डिंग्स हो गए, बहुत सारे घर हो गए, रोड्स हो गए, फैक्ट्रीज हो गए, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम लोग नॉन एग्रीकल्चरल यूज में उपयोग में लाते हैं। उसके बाद है अदर अनकल्टिवेटेड लैंड। अदर अनकल्टिवेटेड लैंड जहां पर कृषि नहीं हो रहा है, तो वो कैसे जमीन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड, तो प्रति भूमि को यहाँ पर छोड़ दिया गया है। तो प्रति भूमि जहां पर खेती नहीं हो रहा है उसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, प्रति भूमि। अब आप देख सकते हैं इसमें पहला दिया गया है परमानेंट पास्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड। तो परमानेंट जो चारागाह है वहां पर भी कल्टीवेशन आपका नहीं होगा। ग्रेजिंग लैंड है जहां पर पशुओं को चराया जाता है, वहां भी आप देखेंगे तो वहां भी कल्टीवेशन नहीं होगा। इसके साथ ही लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स, जो बहुत ज्यादा ट्री जहां पर लगाया गया है या उपवन है, वहां भी कल्टीवेशन नहीं होता है। नॉट इंक्लूडेड इन नॉट सोन एरिया, तो ये जो सोन एरिया है जहां पर बुआई क्षेत्र है उसको इसमें हम लोग इंक्लूड नहीं कर। यहाँ भी आप देख सकते हैं नेक्स्ट में भी वेस्टलैंड के बारे में बताया गया है, जो कि कृषि योग्य बंजर भूमि है, लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चरल ईयर्स। इसके बाद आ जाता है फैलो लैंड, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रति भूमि, जहां पर भी कृषि नहीं होती है, और इसको भी दो भागों में बांटा गया है, ए एंड बी। तो आप देख सकते हैं पहला है करंट फैलो। तो करंट फैलो लैंड क्या हो गया, जिसको हम लोग बोले वर्तमान प्रति भूमि, लेफ्ट विदाउट कल्टिवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चरल ईयर्स। और साथ ही साथ दूसरा है अदर देन करंट फैलो लैंड। जो अदर देन करंट फैलो लैंड है वो क्या हो गया, जिसको पास्ट 1 से 5 सालों तक एग्रीकल्चर वहां पर नहीं किया गया, उसे हम लोग करंट फैलो लैंड, अदर देन करंट फैलो लैंड कह रहे हैं। इसके बाद आ गया नेट सोन एरिया। तो नेट सोन एरिया में आप देख सकते हैं एक और टर्म यहाँ पर दिया गया है, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। तो यहाँ से भी एक प्रश्न पूछा जाता है, व्हाट इज ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया? एरिया सोन मोर देन वंस in an agricultural year plus net sown area is known as gross cropped area। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वैसे एरिया जिसमें एक ईयर में एक या एक से अधिक वहां पर सोन किया जा रहा है, बोया जा रहा है, बुआई हो रहा है, और साथ ही साथ जो नेट सोन एरिया है, दोनों को मिलाने पे हम लोग को क्या मिलता है, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया मिलता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये विस्तृत यहाँ पर वर्णन किया गया है, तब इसे याद भी कर सकते हैं। और अब हम लोग पढ़ेंगे लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।